चारू, आवाज आ रही है आपको? हेलो। ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ सर इनका अभी तक। ओके, चलिए, जितने लोग कनेक्ट हो गए हैं। देखिए, इसमें आपको कुछ सेक्शंस के मैं लिस्ट आपको दे देता हूं। तो सबसे पहले आप उन सेक्शंस पर कमांड कर लें। यानी कि वो जो सेक्शंस की मैं लिस्ट दे रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आता है अपने एपीओ के एग्जाम में। यानी कि वो हाई मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जो भी दिक्कत होगा पूछ लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को बताने में। ओके, तो फॉर्म नंबर 2। ओके, वारंट ऑफ अरेस्ट दो तरह के होते हैं, यस और नो, बेलेबल और नॉन बेलेबल, हाँ या ना? एक होता है बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट और दूसरा होता है नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट। सो बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट कहां पर दिया हुआ है, विच सेक्शन और विच फॉर्म? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। बेलेबल और नॉन बेलेबल कहां पर दिया हुआ है? इसको भी मैं एक और ले लेता हूँ, एक सेकंड। सेक्शन। सेक्शन तो सर नॉन बिलेबल का 76 होना चाहिए। क्या सर? 76 है नॉन बिलेबल का। नॉन बेलेबल का 76 है, ओके, ठीक है। और बिलेबल क्या का है सर, बताइए। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ भाई अभी। बिलेबल शायद सर 71 में होना चाहिए। देखिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, होना क्या चाहिए वो देख लीजिए, यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। कहीं ज्यादा दूर नहीं भागना है। आंसर आपने जो दिया उसको आप रीचेक कर लीजिए, ठीक है। फॉर्म नंबर 2 वारंट ऑफ अरेस्ट, ओके, क्लियर है बिल्कुल। तो सेक्शन 70 वारंट ऑफ अरेस्ट। अब देखिए, बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट का जो फॉर्मेट है वो यहीं पर दिया हुआ है, कहीं अलग नहीं दिया हुआ है। आपका यहाँ पर ये है बेलेबल वारंट का। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसको पर ये फॉर्मेट को एक बार ध्यान से देखिए। क्या लिखा है? टू नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ द पर्सन और पर्संस हु इज और आर टू एग्जीक्यूट द वारंट। सो टू नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ द पर्सन, जिसको आप वारंट ऑफ अरेस्ट पकड़ा रहे हो, यानी कि कौन लेके जाता है वारंट ऑफ अरेस्ट, कौन लेके जाएगा? एनीवन आंसर दे सकते हैं फास्ट? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर, पुलिस और कोई नहीं लेके ऑफिसर और कोई जाएगा? नहीं लेके जाएगा। एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट। ओके, ओके। एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट वो लेके जाएगा। बताइए बताइए, आराम से बताइए, कौन कौन लेके जा सकता है, किस सेक्शन के अंदर ये दिया हुआ है, इन विच 73 में सेक्शन? दिया हुआ है सर। हाँ जी, हाँ जी। इसको नीचे मेरे को इसको करना नीचे चाहिए मेरे को था। करना चाहिए सर। सर पुलिस ऑफिसर एंड एनी पर्सन किसी को भी कोड दे सकती है। किसी को भी किसी दे को भी दे सकता है, सकता है। ठीक है। ठीक है। तो तो किसी को किसी भी अगर को भी वारंट ऑफ अगर वारंट अरेस्ट ऑफ दे अरेस्ट सकता दे है सकता है तो तो उसका नाम उसका और नाम और डिजिग्नेशन लिखना डिजिग्नेशन लिखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा लिखना या नहीं पड़ेगा? लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा सर। यहाँ पर क्लियर यहाँ कर पर रहा है कि क्लियर कर टू रहा नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ द पर्सन और पर्संस हु इज और आर टू एग्जीक्यूट द वारंट। तो जो पर्सन वारंट का एग्जीक्यूशन करेगा उस पर्सन का नाम, उस पर्सन का डेजिग्नेशन आपको यहाँ लिखना है। तो मतलब क्या हो गया, ऐसे लिखाएगा टू मनोज कुमार सीता गीता रीता जो भी है, उसका पोस्ट एएसआई एसआई वट एवर इट में भी जो भी है वो यहाँ पर मेंशन रहेगा, जो भी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत क्लियरली मेंशन किया है, वेयर एज नेम ऑफ अक्यूज ऑफ एड्रेस। तो नेम ऑफ अक्यूज यहाँ पर बता दिया, उसके बाद उसका अक्यूज का एड्रेस, स्टैंड चार्ज विद द ऑफेंस। तो यहाँ पर सेक्शन लिखा रहेगा, जिस सेक्शन के अंदर आ रहा है, जिस एक्ट के अंदर आ रहा है वो। आईपीसी है तो आईपीसी, एनडीपीएस है तो एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट है तो आर्म्स एक्ट, वो सारा यहाँ मेंशन रहेगा। सो स्टेट द ऑफेंस, यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू अरेस्ट द सेड सो एंड सो। अब एंड टू प्रोड्यूस हिम बिफोर मी, तो किसको डायरेक्शन है ये? पुलिस वाले को डायरेक्शन है या या अक्यूज को डायरेक्शन है? किसको डायरेक्शन है अगर ये लाइन पढ़ते हैं तो? पुलिस वाले से। बिल्कुल सही, यू आर हियर यू आर बाय हियर बाय। डायरेक्टेड टू अरेस्ट द सेड सो एंड सो। तो उस अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर कहा है डायरेक्टेड टू अरेस्ट, और यहाँ पर क्या कर रहा है, एंड टू प्रोड्यूस हिम बिफोर मी हियर इन फेल नॉट। अब ये यहाँ पर कह रहा है तो यहाँ पर क्या है, ये बेलेबल वारंट है नॉन बेलेबल वारंट है? आराम से आराम से बताइए, बताइए। नॉन अवेलेबल है। ये क्या है, नॉन बेलेबल है, नॉन यस और नो? नॉन अवेलेबल। यस नॉन सर। बेलेबल है। अब इसी में आइए सेक्शन 71, यहाँ पर देखिए साफ साफ मेंशन किया है। सेक्शन 71 यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अगर वारंट में ये चीज मेंशन होगी, इफ द सेड, यहाँ पर जो पर्सन है वो, शैल गिव बेल हिमसेल्फ
इन सम ऑफ सो एंड सो, तो यहाँ पर क्या हो गया, बेलेबल। कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, अगर नहीं है जानकारी तो मैं सीधे बता देता हूं। इफ द सेड सो एंड सो शैल गिव बेल हिमसेल्फ इन सम ऑफ रुपीज सो एंड सो, जो अमाउंट आपने मेंशन किया वो विथ वन श्योरिटी इन द सम ऑफ रुपीज सो एंड सो, और टू श्योरिटीज आप जितना भी दे दो, each in the sum of rupees so and so to attend before me on so and so date and to continue so to attend until otherwise directed by me he may be released। तो ये क्या हो गया, यस और नो, बेलेबल वारंट है। अवेलेबल। तो पूछेगा कि बेलेबल वारंट कहां पर दिया हुआ है, नॉन बेलेबल वारंट कहां पर दिया हुआ है, क्योंकि आप क्या करते हो एज ए पीपी या एज ए एपीपी यानी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्या करते हो आप, कहते हो कि सर उसके खिलाफ वारंट जारी कर दीजिए, उसके खिलाफ सम्मन जारी कर दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कम से कम कि भैया सम्मन से क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि वारंट क्या होता है। जब पता ही नहीं रहेगा तो आप क्या जारी करवाओगे, समन वारंट को जारी नहीं करवा पाओगे। इसलिए यहाँ पर मैंने कहा कि आपको ये कम से कम पता होना चाहिए कि आप कहां पर समन है, कहां पर वारंट है। ये सब क्वेश्चंस जो हैं अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा। नाउ अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए अब यहाँ पर आया 82, 87, 90, इसका भी क्या रोल है वो पहले समझ लीजिए। यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ मैं इसको आता हूँ। सर ये बेलेबल का क्या फॉर्म नंबर होगा सर? फॉर्म नंबर 2 ही है, सेम सेम है, उसमें बस इंडोर्समेंट रहेगा, उसमें बस इंडोर्समेंट रहेगा कि बंदा अगर बेल देता है, श्योरिटी देता है, तो उस बंदे को रिलीज कर देना है, उसको अरेस्ट नहीं करना है। अब उसमें श्योरिटी लगा दिया कि हाँ सो एंड सो डेट को मजिस्ट्रेट के सामने वो निकला आएगा, ऐसी बात हो रही है। ओके, यहाँ पर है 82 सबको पता होगा, देखना अपना ऑडियो एक बार देख लेना, किसी को इको ना आए। 82 में तो सबको पता है प्रोक्लामेशन फॉर पर्सन्स एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग ये तो आप सबको पता है कि यहाँ पर क्या है, एब्सकॉन्डिंग वाला मैटर है। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी आपका 82 का रूल है। तो 82 का रिलेटेड फॉर्म कहाँ है, कितने नंबर में फॉर्म है, फॉर्म नंबर कौन सा लगेगा 82 का? 82 का फॉर्म नंबर क्या है, एनीबॉडी? 4 सर। 4 पक्का श्योर? लिखिए देख लेते हैं, यही सब कॉमन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर 81 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 82 लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी देखिए 82 लिखा हुआ है। कौन सा लें, 4 लें कि 5 लें कि दोनों ले लें? 4 लें कि 5 लें कि दोनों ले लें? फॉर्म नंबर 4, फॉर्म नंबर 5, फॉर्म नंबर 6 में तो नहीं है। हाँ जी, स्पेसिफिकली तो सिर्फ 82 का 4 में दे रखा है सर। स्पेसिफिकली 4 में दे रखा है। डाउट क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर कहा है प्रोक्लामेशन रिक्वायरिंग द अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन अक्यूज्ड, प्रोक्लामेशन रिक्वायरिंग द अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन अक्यूज्ड। यहाँ पर क्या कह रहा है, अक्यूज्ड है, और यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोक्लामेशन रिक्वायरिंग द अटेंडेंस ऑफ ए विटनेस। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है? क्लियर समझ में आ रहा है, यस और नो? ऐसे ही सब फॉर्म नंबर करके ही पूछा जाता है क्या? कभी कभी पूछ लेते हैं, ये सारे फॉर्म पूछे जाते हैं। आपका कैमरा ऑफ है क्या? जी ओके ओके, चलिए, अब पॉसिबल है तो आइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या बोल रहा था, यहाँ पर देखिए विटनेस वाला पार्ट है, और यहाँ पर आपका अक्यूज्ड का है। तो अक्यूज्ड के लिए अगर लग रहा है तो फॉर्म नंबर 4 है, और अगर अक्यूज नहीं है, विटनेस है, तो फॉर्म नंबर 5 है। बोले ना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन सिली। अब आप खुद सोच लीजिए कि जहां आपके पास 3 मिनट 4 मिनट समय मिला है, 3 मिनट मैंने ज्यादा बोल दिया, 3 मिनट मैक्सिमम लग सकता है, 3 मिनट में कितना क्वेश्चन पूछ लेंगे? जितने कैंडिडेट हैं और जिस तरह से उन्होंने बना शेड्यूल बना करके दे दिया कि इतने तारीख से 3 तारीख से 3 तारीख के बीच में इतने कैंडिडेट का ले लेना इंटरव्यू, टाइम शेड्यूल बना दिया कि इतने से इतने के बीच में लेना है, तो उस हिसाब से आपको माइंडसेट रखना है। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन सामने वाले से किया वो क्वेश्चन आपसे करेगा, रिपीट नहीं करेगा, हो सकता है क्वेश्चन तो वो कुछ नया क्वेश्चन लेगा। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे गए हैं अलग अलग स्टेट्स में, या बिहार में भी जो पहले हुआ। मैं तो पहले से आप लोगों को कह रहा हूं कि अलर्ट रहिए, आप लोगों का फर्स्ट बैच है। आपको क्या है, मेंटली यू मस्ट बी प्रिपेयर कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा ग्रास्प कर सकते हैं, जितना ज्यादा से नॉलेज ले सकते हैं, उतना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेके रख लीजिए। आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि आप फर्स्ट बैच हैं जिसका कि सिलेबस चेंज होकर के एग्जाम हुआ है। तो इस बार का जो इंटरव्यू भी होगा हो सकता है कि दूसरे मोड में हो, इसीलिए अपना जो तैयारी है कम से कम रखिए, कम से कम एपीपी वाला रखिए, जुडिशरी वाला तो खैर है ही। ओके, तो अब यहां पर क्लियर कर लीजिएगा, 82 सेक्शन 82 के अंदर विटनेस की बात कर रहा है, और फॉर्म नंबर 4 और 5 अलग अलग है। तो ये फॉर्म, क्योंकि देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूं फॉर्म से क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूं।
जब आप एपीपी हो गए यानी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गए तो आप प्रैक्टिकल के काम करोगे। आप थ्योरी नहीं वहां बैठ के पढ़ोगे और पढ़ाओगे। वहां पर थ्योरी नहीं आपको लेना है, देना है, पढ़ना है। आपको पता होगा कि हाँ भैया ये फॉर्मेट यहाँ पर चलेगा, ये फॉर्मेट यहाँ पे। हालांकि इस पर साइन कौन करेगा, इस पर साइन कौन करेगा, आप करेंगे कि जज मजिस्ट्रेट। करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा, बिल्कुल सही, मजिस्ट्रेट करेगा। तो आपको क्या होता है, ये चीजें छोटी सी बोल देंगे जैसे आप जरा देख लेना, ये क्या होता है जरा देख लेना पीपी साहब आप, तो हो गया, आपको ही देखना पड़ेगा। चार्ज वाला काम भी ऐसे ही होता है, आपको ही देखना पड़ता है, इसलिए चार्ज मैं अलग से बताऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ नहीं, 4 और 5 याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा है 87। 87 में क्या सीन बनता है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर आपके सामने है 87। नाउ यहाँ पर रहा आपका 87, ये रहा। इसमें कुछ नहीं करना है, वारंट के जगह पर क्या आ रहा है, समन, या समन के साथ वारंट जाता है, या वारंट की जगह पर समन जाता है, या समन के जगह पर वारंट जाता है। तो समन के जगह पर वारंट अगर जा सकता है तो दैट इज द प्रोसीजर गिवन इन सेक्शन 87। अब इससे रिलेटेड फॉर्म कहां पर दिया हुआ है, एनी आइडिया, किस फॉर्म, कहीं फॉर्म दिया है या नहीं दिया है? 5 सर अभी था ना। हाँ 5 हाँ, देखिए यहां पर है, तो कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लीजिएगा। 82, 87, 90 तीनों के लिए यही काम करेगा, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 82 भी हो गया, 87 भी हो गया और 90 भी हो गया। बस याद रखना है 82 में 2 है, सेक्शन 82 के लिए आपके पास 2 हैं, जिसमें से आपके 2 कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, फॉर्म नंबर 4 और फॉर्म नंबर 5, ये आपके 2 अलग अलग आ रहे हैं। क्लियर? चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। इसमें किसी को डाउट है बताइए, किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा 125 से 128 के बीच में, एनीबॉडी? हाँ जी, 125 से 128 के बीच में कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी के अभी। मुझे नहीं लगता कि 125 से 128 के बीच में कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन सी बात क्या हो गई है कि अब हम लोग, ये तो हम लोग फैमिली कोर्ट्स एक्ट के अंदर फैमिली कोर्ट में ही जाकर के फाइल कर रहे हैं नॉर्मली, यहाँ तो हम लोग लेके ही आ ही नहीं रहे, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट एज यूजुअल जो क्वेश्चन है वो याद रखिएगा, बस जो इससे रिलेटेड प्रोविजन है थोड़ा सा आपको याद रखना है। 125 क्या है सबको पता है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग अगर बता सकते हैं तो बताइए। लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस लेने का अधिकार है या नहीं? नहीं है सर। है सर। नहीं है हाँ सर, सर। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में होगा सर। ले सकते कि नहीं ले सकते अभी से झगड़ा? नहीं सर, नहीं ले सकते। हाँ जी बताइए। नहीं ले सकते। मेरे को सीधा क्वेश्चन है, सीआरपीसी के तहत ले सकते हैं नहीं ले सकते? सिंपल क्वेश्चन, काउंट भी करना है तो कर लीजिएगा जरूर से, ठीक है। ये जरूर कभी कभी पूछता है, इंटरव्यू में भी पूछ देंगे, बच्चों वाले क्वेश्चन लगते हैं लेकिन ये पूछ लेते हैं। अब समझ लीजिए कि अगर प्रीलिम्स में पूछा है तो इसका मतलब ये पूछ लेते हैं। उसके अलावा 41 से 45 इसमें आपको छोटी सी बात, अरेस्ट अगर मजिस्ट्रेट करेगा तो किस कंडीशन में मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकते हैं? उसके सामने अगर कोई कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल केस हुआ। ठीक है, और तो उनका जुरिडिक्शन रहना चाहिए। उनके जैसे जुरिस्डिक्शन local के अंदर हो या jurisdiction। विदाउट जुरिस्डिक्शन कर सकते हैं? लोकल जुरिस्डिक्शन में सर उनके। कानपुर का मजिस्ट्रेट अगर पटना चला है तो कर सकता है अरेस्ट? नहीं सर। कर सकता है नहीं कर सकता, जल्दी बताइए। कानपुर का पर्सन, नहीं सर। कानपुर का मजिस्ट्रेट पटना आ जाएगा तो करेगा? नहीं कर सकते। आया ना क्या? नहीं सर। नहीं कर सकते। नहीं सर। क्यों नहीं? उसके सामने अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो नहीं अरेस्ट कर सकता है? उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है सर वहाँ पर। उनका चलिए लोकल आपके सामने मर्डर होगा तो क्या आपको जुरिस्डिक्शन चाहिए? सर एज अ मजिस्ट्रेट हम नहीं कर सकते हैं, सर बट एज अ private पर्सन हम लोग कर person की तरह। सकते हैं। तो अगर बात यही तो cogni- हो गई, तो आपने नहीं क्यों बोला? अरे सर ठीक है, मजिस्ट्रेट अपने घर में तुम हो, मेरे घर में तो तुम सिंपल आदमी हो ना भाई। डीएम Yes, sir। जहां है डीएम, लेकिन आपको ये आंसर नहीं बोलना है कि नहीं कर सकता, कर सकता है। बट एज ए जनरल पर्सन कर सकता है, एक कॉमन मैन कर सकता है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया कर सकता है, वो तो कर सकता है ना। Yes, क्लियर sir। है? अब Yes, इसको yes, ट्विस्ट sir। करके पूछ लेते हैं, अगर बोल देगा कि रिटायर्ड पर्सन है, रिटायर्ड आईपीएस है, तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकते हैं। सस्पेंडेड कर पुलिस सकते वाला है, हैं। कर सकता है नहीं कर सकता है? कर सकते हैं। कर सकता है ना। तो ये सब में थोड़ा ये खुला रखना है। शाहरुख खान का दिमाग बहुत तेज है, इस बात में मैं मानता हूँ। मतलब बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। एक दूसरा बंदा है कपिल शर्मा, एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहां से बोलना है, उसी तरीके का प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है अपना लॉ के हिसाब से, ठीक है।
ओके चलिए, तो इसमें आपको याद रखना है 41 से 45 तक का पार्ट क्लियर रखिएगा, 46 से 60A। ओके 46 से 60A ये बताइए किसी भी महिला को कब अरेस्ट किया जा सकता है और कब अरेस्ट नहीं किया जा सकता है? सर सूर्य बस डूबने सनसेट के से बाद सनराइज के बीच में नहीं कर सकते हैं जनरली, नहीं सर, अगर करेंगे और सर अगर करना है तो मजिस्ट्रेट से रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी। तो क्या किसी महिला को कोई पुरुष मेल अरेस्ट कर सकता है? हाँ सर नहीं कर सर। सकते हैं। अगर जब वहाँ पे उस लोकल वहाँ पे पुलिस अवेलेबल नहीं है तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसको मतलब हैंड कफिंग नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, कर सकते हैं। ओके इससे रिलेटेड बड़ा फेमस केस है, आपको शायद याद भी होगा। हाँ ये क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बहुत हमारा हाँ बहुत बढ़िया। ओके तो ये तो 46 में आपको पता है। ये बताइए कोई बंदा अगर अरेस्ट होने से इवेड कर रहा है, बच रहा है, भाग रहा है, तो क्या हम उसकी जान ले सकते हैं, उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं? अगर वो अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ का पनिशमेंट है तो कर सकते हैं सर। राखी सिंह वर्सेस स्टेट का है ना सर, जान ले सकते हैं आप? अगर मर्डर वाला जी किया है सर। तो सर, जैसे विकास दुबे वाला है तो मर्डर वाली बात नहीं करी। वैसा मर्डर कोई अच्छा मान लीजिए देशद्रोह का मामला है, मेरे ऊपर एलिगेशन है उसका राजद्रोह का, और मैं बच रहा हूँ, भाग रहा हूँ, तो मेरी जान ले सकते हैं? सर अगर पनिशमेंट अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट डेथ है तो कर सकते हैं। हाँ तो ये बोलना है कि अगर पनिशमेंट डेथ पनिशमेंट है, अगर पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो मर्डर नहीं। मर्डर का पनिशमेंट अगर डेथ पनिशमेंट, तो रेप का भी पनिशमेंट डेथ पनिशमेंट है। यस और नो, डेथ का पनिशमेंट है कि नहीं रेप के केस में? हाँ ये सर। यस सर। उस पॉइंट को मतलब हम जब कुछ बोल रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के बोलना है। ओके अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया तो उसकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा? विदाउट वारंट अरेस्ट है तो पुलिस ऑफिसर रखिएगा सर। सेक्शन 55 किस सेक्शन के अंदर प्रोविजन? 55 पक्का है ना? ठीक है, ऐसे ही याद रखना है। और अगर निकल गया, इवेड करके भाग गया को पकड़ के लाएंगे सर। तो उसको पकड़ना है पूरे ऑल ऑफ इंडिया में। पकड़ने के लिए प्रोविजन दिया है? 60 में सर। किस सेक्शन में पकड़ने के लिए प्रोविजन दिया है? 60 सर। और अगर कोई भी अरेस्ट अगर सीआरपीसी के प्रोविजन के अगेंस्ट चला गया तो उस अरेस्ट का क्या होगा? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा सर। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा। अंडर विच सेक्शन? 340 आईपीसी। चलिए ठीक है। तो मतलब अरेस्ट ऑफ पर्सन मोटा मोटी मिला जुला के आप लोग कवर कर लेंगे और किया हुआ है। आते हैं सीधे मुद्दे पर। सेक्शन है हमारा 199। 199 में किसको किसको दिक्कत है? 199 हाँ जी, इको बार बार हो रहा था सर। हाँ तो म्यूट कर लेंगे। आप लोग सब समझदार लोग हैं, सब वकील लोग हैं, ऐसा थोड़े कि कोई बच्चे हैं छोटे मोटे। ऑल आर लॉयर्स, लॉयर के एडवोकेट हैं आप लोग। ठीक है, तो जैसे हो जाता है क्लोज कर लीजिए। देखिए कि किसके सबसे ज्यादा इको आ रहा है। ठीक है, अगर किसी ने बड़ा माइक लगा लिया होगा, माइक मतलब बड़ा स्पीकर लगा लिया होगा, तो उधर से ज्यादा इको आएगा। होता है कि कोई लगा लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। अब कोई ईयरफोन लगा लेंगे तो उनको उनके यहाँ से इको नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आप लोग समझदार लोग, हैंडल कर लीजिए। ओके, डिफामेशन, प्रोसिक्यूशन फॉर डिफामेशन, इसमें हमारा काम क्या है? इसमें हमारे पास काम कुछ है? 199 सीआरपीसी में कुछ रखा है? यस सर। क्या है? क्लाउज 2 में सर दे रखा है कि अगर गवर्नर, प्रेसिडेंट, एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह के अगेंस्ट कोई डिफेमेशन का स्टेटमेंट दिया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एप्लीकेशन पर कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस ले सकता है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर कब लेगा, मतलब क्यों एप्लीकेशन लगाएगा, किसके कहने पर लगाएगा? अपनी मर्जी से लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट इसमें। ओके, तो कुछ कहने की बात ही नहीं है इसमें, फिर कुछ नहीं कहना है, बस सिंपल सी बात याद रखिएगा। डिफामेशन के मामले में सेक्शन 199 सीआरपीसी एक्ट होता है, सीआरपीसी लागू होता है। और यहाँ पर बहुत क्लियरली कहा गया है कि डिफामेशन भी किसका, तो यहाँ पर बहुत क्लियर इन्होंने मेंशन कर दिया है, एट द टाइम ऑफ सच कमीशन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, माने वीवीआईपी लोग, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ ए स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी, और ए मिनिस्टर ऑफ द यूनियन ऑफ ए स्टेट और ऑफ ए स्टेट और ऑफ ए यूनियन टेरिटरी, और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट भी इसमें इंक्लूड है, employed in connection with the affairs of the union or of a state in respect of his conduct in discharge of his public function, a court of session may take cognizance of such offense without the case being committed to it upon a complaint in writing
मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो कंप्लेंट कौन करता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो? कंप्लेंट कौन करेगा? पीपी करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही करता है कंप्लेंट। ओके। और इसमें अच्छा ये बताइए, कॉग्निजेंस क्या हमारा जो सेशंस कोर्ट है क्या कॉग्निजेंस ले सकता है? यस और नो? सर डिफॉर्मेशन में लेगा ना? कॉग्निजेंस लेने का पावर सेशंस कोर्ट को है? नहीं सर, मजिस्ट्रेट को है। सिर्फ डिफॉर्मेशन के केस में लेगा सर वो। ओनली इन द केस ऑफ डिफॉर्मेशन ले सकता है, और किसी मामले में नहीं लेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है कि कहाँ पर वेयर इज द प्रोविजन गिवन कि नहीं ले सकता है? सर सेक्शन 190 सीआरपीसी कहता है कि मजिस्ट्रेट मे टेक कॉग्निजेंस। सेशंस कोर्ट ओनली सेशंस कोर्ट का बताइए। 193 में सर। 193 सर। हाँ, करेक्ट आंसर है 193। ठीक है, 193। ओके। तो अब बाकी इसमें ज्यादा हम लोगों के लिए कुछ करने के लिए नहीं है, बस यहाँ पर सिंपल है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है, अगर आप पीपी हैं आप लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दिया है नो कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी मेड बाय द पीपी एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन। तो प्रीवियस सैंक्शन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर मैसेज यहाँ पर दे दिया है। तो दो चीजें क्लियर हैं। अगर वीवीआईपी का अगर क्या होता है डिफामेशन का मामला है तो आपके कंप्लेंट पर होगा, लेकिन आप जो कंप्लेंट करेंगे उसके लिए यहाँ पर सबसेक्शन 4 बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपको प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से। ओके, यहां तक आ गया आपका 199 का मामला। ओके, इसके बाद दो सेक्शन और कर लेते हैं, 209 225, उसके बाद फ्री हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, आज के लिए 209 और 225। ये रहा 209। 209 में कोई रोल है हम लोगों का? इज देयर एनी रोल? पीपी का कोई रोल है या नहीं है? क्या कहता है ये कमिटमेंट वाला पार्ट? किसी को पता है? जल्दी से शॉर्ट में कोई बता सकते हैं? एनीवन, एनीबॉडी? आपका छोटा, हाँ बोलिए सर। अगर कोई मैटर है वो सर कोर्ट ऑफ सेशन के लिए ट्राइबल है तो सर उसको वो कमिट कर दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट उसको कमिट कर देगा। जहां पे भी उसको पुलिस रिपोर्ट में लगता है कि उसकी पावर से बियॉन्ड जा रहा है, वहां पे उसको वो कमिट कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन को। ठीक है, तो हमारा क्या रोल है इसमें? सर पीपी इन्फॉर्म करेगा सर कोर्ट ऑफ सेशन को। सर पीपी बताएगा सर। सेंड नोटिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस। कौन नोटिफाई कर रहा है? तो जो कोर्ट के सर वो जाना है मजिस्ट्रेट करेगा। तो मजिस्ट्रेट करेंगे, पीपी साहब को फोन करके बताएंगे चलो भैया अब कमिटमेंट कर रहे हैं। नहीं सर, हम लोग सबऑर्डिनेट है तो वो हमारे थ्रू ये मैसेज वहां पहुंचाएंगे। ओके, ठीक है। तो मोटी बात, मेरी सिंपल बात ये बताइए कि कौन किसको करेगा? नोटिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस, मतलब क्या है? कोर्ट कमिट करके जो हम एपीओ होंगे उनको बताएंगे, और एपीओ जाकर ये बात पीपी को बताएंगे कि द केस हैज बीन सबमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन। और ये सब कागजों के थ्रू होता है, आपको नहीं पर्सनली जाना है दौड़ दौड़ के, पता है ना? यस सर। ये सब डॉक्यूमेंट के थ्रू होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। ये नहीं कि आप कोर्ट में जाके घूम घूम के बताएंगे अच्छा सर इस केस में ये, इस केस में ये नहीं होता है। ठीक है, जो कोर्ट नहीं गए उनके लिए बता रहा हूँ, जो कोर्ट गए तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन 209 में कमिटमेंट का मामला। बाय द वे कमिटमेंट क्या होता है? छोटा सा पार्ट, व्हाट इज कमिटमेंट? सर अगर कोई लोअर कोर्ट अपने से सीनियर कोर्ट में मैटर ट्रांसफर कर रहा है तो वो कमिटमेंट हो जाता है, और अगर अपने लोअर कोर्ट में कर रहा है तो वो ट्रांसफर हो जाता है या मेक ओवर। बहुत बढ़िया, ठीक है। आपने ये कहा, जो मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, कि अगर लोअर कोर्ट कोई सीनियर कोर्ट को मैटर ट्रांसफर कर रहा है तो दिस इज माय लोअर कोर्ट, और ये लोअर कोर्ट ने सीनियर कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया केस, तो दिस इज कमिटमेंट। यस और नो? हाँ या ना? यस सर। तो अब ये बताइए सर कि जैसे कल हम लोगों ने बात किया था सेक्शन 325 सीआरपीसी, याद है या भूल गए? जब एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को लगता है रॉबरी के केस में कि भैया इसमें 10 साल की सजा होनी चाहिए, 8 साल की सजा होनी चाहिए, जो कि मेरे पावर से बियॉन्ड है, तो वैसे केस में अब लोअर कोर्ट है, यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, वो सीजीएम को केस फाइल वापस कर रहा है, दे रहा है। इज इट ए कमिटमेंट? नो सर। हाँ, वो भी कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में ही आ रहा है, और सीजीएम इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो फिर कमिटमेंट किसको कहते हैं फिर?
कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट से कोर्ट ऑफ सेशन में जब मामला जाता है। ये बोलिए ना सर, सीनियर कोर्ट कौन होगा? मैं बार बार कह रहा हूं कि आराम से बोलिए, यही चीज पकड़ना है आपको इंटरव्यू में। जब भी जाइए पहले कोई हड़बड़ी नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूं जब भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है पहले एकदम पेशेंस से, प्यार से उनके पूरे क्वेश्चन को होने दीजिए। एकदम हड़बड़ी में जाकर के उन्होंने बोला नहीं, आधे पे आपने आंसर दे दिया, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है। लिसन हिम केयरफुली, आपको एकदम बोलते हैं ना, बोलते अच्छे श्रोता बनना है, एकदम बहुत अच्छे से सुनना है उनकी बात को, सुन के एनालाइज कीजिए, फिर आराम से जवाब दीजिए। कोई हड़बड़ी नहीं है। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि वो 3 मिनट दे रहे हैं कि 5 मिनट दे रहे हैं, कि लेंगे कि नहीं लेंगे। भाई अपना परफॉर्मेंस अच्छा है, बात खत्म हो गई। हमने जो काम किया है उसके लिए बोलते हैं ना मेहनत कर दी। और शाहरुख खान का डायलॉग है ना, किसी दिल को क्या बोलते हैं, किसी चीज को शिद्दत से चाहो, शिद्दत से चाहो तो तो वो शिद्दत से आप चाह रहे हैं, तो आपका काम है बताने का। शिद्दत से चाहिए तो पूरी कायनात साजिश करेगी आपके लिए, लेकिन शिद्दत सच में होना चाहिए। शिद्दत नहीं रहेगा तो चलो भैया तैयारी हो गई, चलो जाते हैं, मुंह उठा के चले गए, बस वो नहीं करना। शिद्दत रहना चाहिए। शिद्दत मिसिंग है, सब मिसिंग है, ठीक है, ओके। तो यहां पर याद रखिएगा, ऐसे सीनियर कोर्ट नहीं बोलेंगे। अब आपने जो सही आंसर दिया, कमिटमेंट का मतलब है कि मजिस्ट्रेट से सेशंस कोर्ट में जब मैटर हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो सेशन ट्राइबल है, दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट, ओके। अब हमारे पास एक आज के लिए लास्ट सेक्शन रखते हैं 225। 225 में क्या रोल है? एनीबडी, व्हाट इज द रोल अंडर सेक्शन 225? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 225 केस को ओपन करता है किसमें? मजिस्ट्रेट की कोर्ट में या सेशन ट्रायल में? नहीं सर, सेशन ट्रायल में। So every trial before a court of session, the prosecution shall be conducted by a पीपी। तो इसमें कुछ करना नहीं है, यानी कि हमारा बस रोल क्या है कि अगर हम सेशंस कोर्ट में हमारे बॉस हैं, पीपी हैं, तो वो हम क्या करेंगे, वहां पर हम ही केस को कंडक्ट करेंगे। इसमें से मैंने पहले बोला कि 265J प्ली बार्गेनिंग अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है कि प्ली बार्गेनिंग अच्छा क्या होता है। बाय द वे थोड़ा शॉर्ट में, व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग? इज देयर एनी डेफिनेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग? प्ली बार्गेनिंग का कोई डेफिनेशन एज सच है या नहीं है? व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग? सर डेफिनेशन तो फिर पूछेगा कि प्ली बार्गेनिंग क्या होता है, फिर क्या जवाब हम लोग देंगे? सर मेनली ऐसा होता है इस केस में कि अगर कोई एक्यूज्ड है, वो ऑलरेडी कहता है, वो मतलब केसेस को पहले ही, ट्रायल स्टार्ट होने से पहले ही कह देता है कि मैंने ही इस चीज को कोई ऑफेंस किया है, बट वो ऑफेंस सोशियो इकोनॉमिक नहीं होना चाहिए, वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में सर उसको पनिशमेंट दी जाती है। पनिशमेंट उसको मिलेगी, अक्यूज को पनिशमेंट मिलेगी। बार्गेनिंग ऑफ सेंटेंस तो कम कर दिया बार्गेनिंग ऑफ सेंटेंस। अभी एक आंसर आ रहा है, कितने लोग इसको एग्री करते हैं? प्ली बार्गेनिंग, बार्गेनिंग ऑफ सेंटेंस, यस और नो? यस सर। सबको लग रहा है ओके है? Yes, इसमें से एक सेक्शन मैंने बताया ना, वो आप ध्यान से देख लीजिए, बस उसी पर फोकस करना है, बाकी बस बच्चों वाला खेल है। 265B आप पढ़ लेंगे, उसमें कुछ नहीं है। एप्लीकेशन लगती है 265C, गाइडलाइंस है। जो काम का सेक्शन है 265J। तो ये रहा आपके सामने 265J। ये सेविंग जो है शानदार मामला है। क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखना है। आपका रोल है, यहां देखिए बहुत क्लियर का है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर का मतलब प्ली बार्गेनिंग, पूरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 21। अच्छा ये याद रखिएगा, अभी मैं पूछने वाला हूं, हम लोग डिस्कस करेंगे। पूछना क्या है, हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर सो एंड सो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज द मीनिंग असाइंड टू इट अंडर क्लॉज 2U and includes an assistant public prosecutor appointed under section 25। so public prosecutor का मतलब assistant public prosecutor भी होएगा, यस और नो? क्लियर है? अच्छा ये छोटा सा पार्ट याद रखिएगा, किस चैप्टर के अंदर कौन सा, मतलब किस चैप्टर नंबर के अंदर कौन सा टॉपिक कवर किया गया। जैसे प्ली बार्गेनिंग, ये पिछली बार पूछा था, मेरे को एकदम अच्छे से याद है। प्ली बार्गेनिंग कौन से चैप्टर के अंदर दिया हुआ है? भागलपुर के एक लड़के से पूछा था, बेचारा गलती करके आ गया था। प्ली बार्गेनिंग कौन से चैप्टर के अंदर है? 21A। कब इंसर्ट किया गया? 2005, ठीक है ना? कितने सेक्शंस हैं? तो ज्यादा 12 सर। ये बच्चों वाली चीजें रख लीजिएगा, ठीक है। काउंट एल तक है बस। अच्छा सर 12
265 ए से लेके 265 एल तक है ना। तो बस इसको काउंट कर लेना है, वही है। मतलब एक शॉर्टकट की दिमाग में रख लेना है कि कुछ भी रहे तो हम अपन आंसर दे सकते हैं। मतलब चैप्टर है तो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नंबर, ठीक है। अरेस्ट ऑफ पर्सन किस चैप्टर के अंदर है? 5। बिल्कुल ठीक। कॉग्निजेंस नहीं याद है, देख कोई दिक्कत नहीं। याद है, अच्छी बात। तो 16 है। 16 में कॉग्निजेंस है। 16 चैप्टर 17 में क्या है? सर 17 में तो चार्ज है। अच्छा, मैं चार्ज है, बहुत अच्छी बात है। तो 16 में क्या है? चार्ज के पहले क्या होता है? कॉग्निजेंस नहीं, ये इशू ऑफ प्रोसेस है सर। ये सर इशू ऑफ देखिए, कल ईमानदारी से आप लोग ना ये पूरा लिख लीजिए, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे तो नहीं है, लेकिन ये एकदम चैप्टर नंबर याद कर लीजिएगा। 4 मिनट में यही पूछ देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये पूछता है, ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, आपको पता है ये किस सेक्शन के अंदर दिया हुआ, ये किस चैप्टर के अंदर दिया हुआ, ये पूछेगा, एकदम पूछ सकता है और पूछेगा, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। आप में से किससे पूछ देगा, इसका कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है। तो मतलब अपने को पता होना चाहिए। जैसे आपको पावर ऑफ कोर्ट किस चैप्टर के अंदर है? पावर ऑफ कोर्ट्स चैप्टर 2 चैप्टर 2। चैप्टर 3 है कि 2 है? देखिए, थ्री होगा सर, 3 होगा। चैप्टर 3 में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड। इसका एक सीक्वेंस है बहुत सिंपल, मैंने कहानी टाइप से बताया था, वो ध्यान रखिएगा। याद रखिए, किसी भी लॉ को अगर सेक्शन वाइज याद रखना है, अगर उस तरीके से याद रखना है तो याद रख सकते हैं, बट इसका एक ट्रिक है। ट्रिक बड़ा सिंपल है। जैसे आपने सीआरपीसी को या किसी भी एक्ट को एक पर्सन मान लीजिए, एक व्यक्ति मान लीजिए, तो सीआरपीसी को अगर एक पर्सन मानते हैं, जैसे आप सब यहाँ 6-7 लोग जो भी लोग जुड़े हैं, तो वो लोग क्या, एक पर्सन है। तो आप अगर किसी से मिलेंगे तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप एक दूसरे को अपने बारे में बताएंगे। तो सीआरपीसी एक पर्सन है, तो वो अपने बारे में बताएगा कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है। तो इसलिए देखिए क्या लिखा है उन्होंने, सबसे पहले लिखा कि उसके जन्म होने का कारण क्या है, यानी प्रियम्बल, वो लिख दिया है। कब पैदा हुआ, किस तारीख को पैदा हुआ, सब बता दिया गया है। पैदा होने का मतलब क्या हो गया, जिस दिन राष्ट्रपति ने एसेंट दिया उस दिन पैदा हो गया। कब से लागू हो गया, तो उस दिन से इफेक्ट में आ गया, बच्चा बाहर है पूरा, ठीक है। तो उस तरीके से आपको याद रहे। तो पहला पार्ट क्या है, इंट्रोडक्शन, यानी प्रीलिमिनरी पार्ट हो गया। उसके बाद क्या है, सीआरपीसी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स, यानी क्रिमिनल कोड का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, गठन हुआ। उसके बाद क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या, सिर्फ क्रिमिनल कोड बनाने से तो नहीं हो जाएगा, क्रिमिनल कोड के लिए क्या चाहिए, क्रिमिनल कोड को पावर भी चाहिए। तो क्रिमिनल कोड को पावर चाहिए, तो तुरंत क्या दे दिया सीआरपीसी ने, पावर दे दिया, पावर अंडर चैप्टर 3। जब पावर दे दिया कोर्ट को, तो कोर्ट क्या करेगी, पावर लेके अचार लगाएगी। जज क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। क्रिमिनल कोर्ट है तो उसको पुलिस के बिना काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, पुलिस। तो पुलिस को पावर दिया कि नहीं दिया? चैप्टर 4 में क्या नाम है चैप्टर 4 का? व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 4? 2 पार्ट में सर। पहला है पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, बिल्कुल। और दूसरा है एड टू द मजिस्ट्रेट्स एंड द पुलिस। तो एड वाला छोड़ भी दें, तो पावर तो दे दिया आपको, एड तो खैर करना ही करना है। अब पुलिस को पावर मिल गया, तो पुलिस क्या कर रही है, अरेस्ट कर रही है, दैट इज अरेस्ट ऑफ पर्सन अंडर चैप्टर 5। अब पुलिस गई अरेस्ट करने के लिए, तो कुछ लोग निकल के भाग गए, या कुछ लोग अच्छे थे या नहीं पकड़े गए, जो कह सकते हैं आप कह लीजिए। तो नहीं पकड़े गए, मोदी जी टाइप जब हुआ था ना इमरजेंसी, तो कहते हैं ना न्यूज वाले कि नहीं सर नहीं पकड़े गए मोदी जी, तो उस टाइप से लोग बच गए। तो अगर बच गए तो उसके लिए क्या रखा है, उनको कॉम्पेल किया गया, विवश किया गया। किस लिए, भैया उसको सामने खड़ा करो, अपीयर करो। तो अपीयरेंस तो कैसे कर सकते हैं अपीयरेंस? अपीयरेंस के कितने मोड बताए हैं सीआरपीसी के अंदर? 3, समन्स, वारंट ऑफ अरेस्ट, और तीसरा प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट। तो वो आपने कर लिया, अदर प्रोसेस तो उसका खैर है ही। तो अब आपने अरेस्ट ऑफ पर्सन, अगर मान लिया अरेस्ट नहीं हुआ तो उसको हमने कॉम्पेल कर दिया। कॉम्पेल करने का चैप्टर कौन सा लगेगा, चैप्टर नंबर 6। अब उसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा, विच चैप्टर? प्रोटेक्शन ऑफ थिंग्स, चैप्टर 7। बिल्कुल सही बात है। जब पर्सन को आपने पकड़ लिया, पर्सन से आपने बात करी, तो पर्सन क्या कर रहा है, सर मेरे पास सो एंड सो डॉक्यूमेंट है। ठीक है भैया, तो तुम क्या करो, प्रोड्यूस करो डॉक्यूमेंट को। तो पर्सन क्या करेगा, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा अंडर चैप्टर 7। अब उसके बाद क्या लिखा, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैप्टर 8 सिक्योरिटी पर सिक्योरिटी दे देंगे। ये इसी तरीके से अपने को ये सिस्टम में बना करके याद रखना है, बस सिंपल।
पूरा एक सीक्वेंस बना हुआ है, जैसे जो मैंने बताया ना, एक कहानी टाइप से बना लेंगे तो चैप्टर जो है ना, भूलने वाला जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा, वो आपको धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। या आप इसको लिख लीजिए एकदम लेमैन में, आपके नोटबुक को कोई देखने नहीं जा रहा है, आप अरबी में लिखो, हिंदी में लिखो, गुजराती में लिखो, तमिल लिखो, मगही लिखो, गुजराती लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन आपका नोट्स आपका है, आप उसको आराम से लिख के रखिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं। कल जो हम लोग है ना, ये वाला जो सेक्शन है कवर कर लेंगे। उसके बाद जो टॉपिक्स आपका है, जैसे एक चार्ज आया था, एक और टॉपिक आया 156 वाला, तो मैंने डील कर दिया, तो चार्ज वाला टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक होगा तो आप लोग एडवांस में बता देना, ताकि सबको नोटिफाई करके हम लोग इसको डिस्कस कर सकेंगे, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीक में इसको खत्म करके फिर हम लोग फटाफट किस में चले जाएंगे, एविडेंस में, फिर चले जाएंगे आईपीसी में। आईपीसी काफी इजी है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन का मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से। बचपन का मतलब ये मत सोचिएगा कि जब से पैदा हुए। ठीक है, हम लोग पैदा कब से हुए, लॉ में जब से एडमिशन लिया तब से हम लोग पैदा हुए लॉ के लिए। ओके, तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं सेशन। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर, थैंक यू। ओके, चलिए, थैंक यू।